गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीए थर्ड ईयर का पहला प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोहम्मद तुगलक के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में मूल्यांकन करेंगे। मोहम्मद तुगलक का जो टॉपिक है वो भी बीए थर्ड ईयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर का इससे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम आपके सामने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे। इसके पश्चात उनके उत्तराधिकारी हुए शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, खुसरो शाह जैसे सुल्तान बने दिल्ली सल्तनत में, लेकिन उनका इतिहास में इतना कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। उनके पश्चात सत्ता परिवर्तन करते हुए गयासुद्दीन ने 1320 ईस्वी में सत्ता परिवर्तन करते हुए स्वयं को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया, जो लगभग 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। गयासुद्दीन की मौत के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक, जो इतिहास में मोहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है, हालांकि इनका जो पहले का नाम हमें मिलता है जौना का भी मिलता है, इनको उलुग खां की उपाधि भी दी गई थी। तो बाद में जब ये सुल्तान बना तो मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया। आइए तो हम मोहम्मद तुगलक के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसको सत्ता पर बैठने में, सत्ता प्राप्त करने में कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हुई। जब इसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्वीकार की तब इसका किसी भी तुर्क अधिकारियों ने, अमीरों ने, यहाँ तक कि जनता ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया और इसको आसानी से दिल्ली सल्तनत की सत्ता प्राप्त हो गई। इसके अतिरिक्त इसने जो सत्ता जब प्राप्त की तो इसने अपनी योजनाओं को शुरू करने के लिए कई कार्य किए। इससे पहले अपने पिता और उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी और अन्य सुल्तानों के समय में अपनी योग्यता का यह परिचय दे चुका था। वारंगल में भी इसने अभियान किए थे। इसी तरह से और भी कई जगह इन्होंने अपना अभियान चलाए थे अपने पहले के, जो जहाँ पर ये अमीर के रूप में कार्य कर रहा था। जब ये सुल्तान बना तो इसको ज़्यादा कठिनाई इस वजह से भी नहीं हुई क्योंकि राजकोष भी भरा हुआ था, इसके कोई विरोधी भी नहीं थे। इस वजह से ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान आसानी से बन चुका था। तो आइए हम इसके थोड़ा सा जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो सत्ता के बारे में जो सोच थी, राज्य की प्रकृति के बारे में इसके क्या विचार थे, सुल्तान एवं सल्तनत के बारे में इसके क्या विचार थे, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के तरह ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी स्वयं को ईश्वर द्वारा भेजा गया राजा माना है। इनका मानना था कि राजा ईश्वर की छाया होता है और ईश्वर की इजाज़त से ही वह दुनिया में शासन करता है। अतः उसने भी देवीय सिद्धांत को महत्व दिया है। इसका कारण ये भी है कि जनता उसका विरोध ना कर सके और अन्य अधिकारी भी उसका विरोध, जो भी अमीर वर्ग थे दिल्ली सल्तनत का, वो भी उसको आसानी से स्वीकार कर सके। इसके अतिरिक्त ये अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक समझता था, जैसे कि दिल्ली के अन्य शासक भी अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक समझते थे। यानी कि सारी ताकत कहाँ केंद्र के रूप में कहाँ शामिल हो जाया करती थी, सुल्तान के पद में। तो सुल्तान का पद की गरिमा को और उसको बनाए रखने के लिए इसने अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक बनाया। इसके अतिरिक्त यह स्वच्छाचारी निरंकुश शासक भी था। कहने का मतलब ये है कि इसके जो फैसले होते थे वो अंतिम फैसले होते थे। सुल्तान का जो फैसला था वह अंतिम फैसला था।
इसके ऊपर किसी का फैसला नहीं होता था, अंतिम न्याय का फैसला भी इसी के द्वारा हुआ करता था। सुल्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक निरंकुश और चाचारी शासक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की तरह अनपढ़ नहीं था। ये प्रखर बुद्धि वाला विद्वान शासक था, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और इसके साथ इसने इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों का, कानूनों का भी गहन अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त इसको अरबी, फारसी आदि भाषाओं का भी बखूबी इल्म था, अच्छे से इनको जानता था। इसी ज्ञान के कारण ही इसने धर्म को, अलाउद्दीन खिलजी की तरह धर्म को राजनीति से हमेशा दूर रखा, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी रखा था। और जो धार्मिक नेता थे, मुस्लिम धार्मिक नेता जिन्हें उलेमा कहा जाता था, उनको इन्होंने सत्ता से दूर रखा और सत्ता में उनको सीधा सा डायरेक्शन दिया कि आपका काम केवल धार्मिक काम है, सत्ता पे आपका, सत्ता के अंदर हस्तक्षेप करना आपका कोई कार्य नहीं है। चूँकि ये स्वयं भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा हुआ था, अच्छे तरह से धार्मिक कानूनों को जानता था, इसलिए उलेमाओं के ऊपर इसकी कोई जोरी नहीं चलती थी। इसने एक कदम और आगे बढ़कर काम किया कि जो न्याय प्रशासन, अभी तक जो न्याय प्रशासन, न्याय का जो डिपार्टमेंट था वो उलेमाओं के अधीन होता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं की, उन पर जो एक छत्र जो उनका अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। अब योग्यताओं के आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अन्य व्यक्तियों को भी न्याय प्रशासन के पदों पर, ओहदों पर बैठाया। इससे उलेमा वर्ग उससे काफ़ी नाराज भी हुए, इसके खिलाफ काफ़ी प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह इस्लाम धर्म को नहीं मानता था, वो बखूबी इस्लाम धर्म का अच्छे से पालन करता था, लेकिन उसका मानना था कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म और राजनीति का कोई साइन नहीं है, राजनीति अपना अलग काम करती है, धार्मिक रूप से अलग, धार्मिक जो नेता है वो अपना धार्मिक कार्य करिए। इसके अतिरिक्त उसने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी दिया। कई पदों पर बड़े बड़े हिंदू, जो बड़े बड़े पद थे वहाँ पर हिंदू जो अधिकारी थे उनको भी इसने बिगैर धार्मिक भेदभाव की नियुक्त किया। इस तरह से हम देखते हैं कि सुल्तान के पद और गरिमा को बनाए रखने के लिए उसने बहुत से कार्य किए। आइए हम इसकी जो नीतियाँ थी जिसमें उन्होंने कई सुधार किए, नया जो संरचनाएं की नई योजनाएं बनाई, उसका अध्ययन हम करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ, मोहम्मद तुगलक की नीतियाँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्व व्यवस्था में सुधार। किसी भी राज्य के लिए शासन चलाना तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक कि एक मजबूत राजस्व व्यवस्था ना हो, मजबूत राजस्व ना हो, राजकोष भरा हुआ ना हो। क्योंकि जब मोहम्मद तुगलक सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो एक अच्छा सा राजकोष उसको मिल चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजस्व व्यवस्था में जो कमियां थी उसको सुधारने का काम किया। जैसे कि उसने आदेश दिया कि प्रांतों में जितने भी प्रांत हैं वहाँ पर जो भी अधिकारी राजस्व इकट्ठा करते हैं उनको आदेश दिया कि वे अपने प्रांतों का आय व्यय का लेखा जोखा, जो भी आय व्यय है उसका लेखा जोखा पूरी तरह से उचित आय व्यय का लेखा जोखा उपलब्ध कराकर केंद्र में दीवाने विजारत, जो राजस्व विभाग होता था, दिल्ली सल्तनत का जो राजस्व विभाग था, दीवाने विजारत जिसको कहा जाता था, उसको आय व्यय का पूरा लेखा जोखा उपलब्ध कराया जाए, ताकि एक आय व्यय का अच्छे से आय व्यय के बारे में जान सके कि राज्य को कितनी आय हो रही है और कितना खर्चा उसका हो रहा है। इसका कुछ इतिहासकारों ने यह भी अनुमान लगाया कि ये मोहम्मद तुगलक चाहता था कि एक बार पूरे राज्य का आय व्यय का ब्यौरा करके दोबारा उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर सके। इसके अतिरिक्त उसने जितने भी उद्दंड अधिकारी होते थे जो समय पर राजस्व जमा नहीं करवाते थे उनको सख्त सजाएं दी और उनसे सख्ती से राजस्व वसूली का आदेश दिया गया, ताकि राज्य को पूरा आय, राज्य से प्राप्त पूरा आय केंद्र को मिल सके। इसके अतिरिक्त उसने कृषि, जो कि आय का एक सबसे बड़ा स्रोत था, कृषि की सही देखभाल करने के लिए उसने एक अलग विभाग भी बनाया था, जिसको दीवाने अमीर को ही, एक अलग अधिकारी था, अमीर को ही। इसका सर्जन किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। कृषि के
कृषि संबंधी कार्यों की देखभाल करने के लिए दीवाने अमीरे को ही, इसका प्रमुख अधिकार होता था अमीरे को ही। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य यह था कि राज्य में जितने भी कृषि संबंधी आवश्यकताएं उसको पूरा करे, ऋण आदि किसानों को ऋण आदि उपलब्ध हो सके, उसकी जानकारी भी सुल्तान तक ये अधिकारी पहुंचाया करते, सुल्तान उनको ऋण आदि समय पर उपलब्ध करा सकता था। इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में भी मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी कार्य किया। इसके अतिरिक्त उसने प्रांतों से जो आय व्यय होती थी उसको सही निश्चित करने के लिए एक पृथक रजिस्टर की व्यवस्था भी कराई दीवाने विजारत के विभाग के अंदर, ताकि एक पुख्ता कार्य हो सके। हालांकि इसकी जो राजस्व व्यवस्था है उसमें कुछ कमजोरियां भी थी, विशेषकर जियाउद्दीन बन्नी जो समकालीन इतिहासकार है और इब्न बतूता, इन दोनों ने इनके कमजोरी को उल्लेख किया है। वो थी इजारेदारी प्रथा, यानी कि लगान व्यवस्था को ठेके पर देकर वसूली करना। ये इन दोनों इतिहासकारों ने इसकी कमजोरी बताई है। इजारेदारी प्रथा से क्या होता था कि इसमें राज्यों को तो पूरा अंश राजस्व का नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही जो बिचौलिया हुआ करते थे वो ज़्यादा अंश हड़प लिया करते थे। इसलिए ये इसकी राजस्व व्यवस्था की कमजोरी इन इतिहासकारों ने बताई है। अगली जो योजना है राजस्व व्यवस्था में सुधार के कुछ कार्य करने के बाद, सुधार में कुछ कार्य करने के पश्चात एक योजना शुरू किया मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर दी। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने के इतिहास को 5 योजनाएं, जो इसकी 5 योजना उसने साम्राज्य में लागू की थी, उसके लिए भी उनको जाना जाता है। जैसे दोआब में कर वर्दी कर दी, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र माना जाता है, आज भी माना जाता है। उस क्षेत्र में कर की वृद्धि करना, राजधानी परिवर्तन करना, सांकेतिक मुद्रा का चलाना, खुरासान पर आक्रमण करना, आक्रमण की योजना बनाना, कराचीन राज्य पर कराचीन क्षेत्र पर आक्रमण करना, ये प्रमुख 5 योजनाएं इसकी इम्पोर्टेंट मानी जाती है मोहम्मद तुगलक की। उनका अध्ययन हम करेंगे। दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद तुगलक ने जो अपनी एक योजना को लागू किया था ताकि राजकोष में अच्छे से उसका धन उपलब्ध हो सके, उसने दोआब में कर वृद्धि की घोषणा की। अब दोआब में कर वृद्धि की घोषणा को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी विवाद है। उनका मानना है कि कर वृद्धि के कई कारण उन्होंने बताए हैं, जैसा कि राजकोष में कमी होना, या कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मोहम्मद तुगलक की एक दिमाग की उपस्थिति एक सामान्य प्रक्रिया थी, जो वहाँ से कर उन्होंने कर में वृद्धि की। इसी तरीके से कुछ का मानना है कि सैनिकों को एक विजय अभियान जो कर रहा था, उसकी भी विजय अभियान जो साम्राज्यवादी नीति का वो भी को चलाने की जो कोशिश कर रहा था, उसके लिए काफ़ी धन दौलत की आवश्यकता थी, इसलिए दोआब क्षेत्र से धन इकट्ठा करना था। तो दोआब की कर वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। अब मूल प्रश्न यहाँ उठता है कि दोआब में कितनी कर वृद्धि की गई। कर वृद्धि के तो कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है राजकोष में कोई कमी हो सकता है कि वहाँ पर उपजाऊ जो भूमि ज़्यादा, राजस्व ज़्यादा होता हो और राज्य को कम मिल रहा हो। सेना के लिए भी हो सकता है कि वहाँ पर एक विजय अभियान के लिए सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कर वृद्धि की हो। लेकिन मूल प्रश्न है कि कितनी कर वृद्धि की होगी। इसको लेकर समकालीन इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे कि बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, उनका मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 10 से 20 गुना की कर वृद्धि की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो तारीख मुबारक शाही के लेखक है, उसने भी बताया जियाउद्दीन बर्नी के मत को सही बताते हुए कहा है कि इतनी उन्होंने वृद्धि, क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि साथ में मकान और चराई कर भी उन्होंने वसूल किया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने मकान और चराई कर वसूल किया था, परंतु उनके उत्तराधिकारी हुए, जो बाद के शासक हुए, वे उन्होंने इन कर को लेना बंद कर दिया होगा शायद, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने इन कर को लिया। इसी तरह से जो निजामुद्दीन नामक इतिहासकार है, उनका मानना है कि लगभग 5 से 10% उन्होंने ये कर वृद्धि की होगी। इसी तरह से फरिश्ता जो इतिहासकार है, प्रवृत्ति इतिहासकार है फरिश्ता, जो बाद में हुआ है फारसी इतिहासकार, उसने 3 या 4 गुना की कर वृद्धि को माना है।
अब आधुनिक विद्वानों ने इस पर काफ़ी गहन अध्ययन किया और इसमें प्रमुख विद्वान है डॉक्टर एल श्रीवास्तव, आचार्य लाल श्रीवास्तव। इन्होंने अपना मत व्यक्त किया है और इनका मानना है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बढ़िया भी है। इनका मानना है कि भूमिकर में किसी प्रकार की वृद्धि ना की। ये डॉक्टर श्रीवास्तव का मानना है कि मोहम्मद तुगलक ने भूमिकर में तो किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की, बल्कि उन्होंने मकानों, चारागाहों आदि अन्य कर बढ़ाकर ही लगभग 5 से 10% राजस्व की बढ़ोतरी उन्होंने कर ली थी। तो कई विद्वानों का मानना है कि इनका मत काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। इनका ये मानना है कि भूमि कर में उन्होंने डायरेक्टली वृद्धि नहीं की, क्योंकि भूमि कर पहले से ही ज़्यादा था भूमि कर तो इन्होंने और कर को, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए उसी भूमि कर में मकानों, चारागाहों आदि पर उन्होंने वृद्धि की होगी, ये उनका मानना था। अब मोहम्मद तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि तो कर दी, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। जब उन्होंने दोआब में कर वृद्धि की, उसी वर्ष दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, अतः पहले का कर ही वे लोग चुका नहीं पा रहे थे, तो नया कर वे कैसे चुका पाते हैं। अतः इसको लेकर मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना थी, उससे काफ़ी जो आम किसान थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। और अधिकारियों ने, हालांकि जो ऊपर से केंद्र से आदेश मिला हुआ था, उसकी आदेश की पालना की और ज़बरदस्ती से किसानों से किसानों से कर वसूल किया गया। जब ये जानकारी मोहम्मद तुगलक को तक पहुंची, तो उन्होंने किसानों को थोड़ी सी राहत दिया और उनको तकावी आदि ऋण आदि की पेशकश की और किसानों के लिए हल, बीज, बैल आदि की व्यवस्था की, ताकि किसानों तक वो फ़ायदा पहुंच सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोआब में कर वृद्धि, हो सकता है कि मोहम्मद तुगलक ने किसी विचार को, कोई और योजना सोचकर ये काम किया होगा, परंतु दोआब में कर वृद्धि अकाल के कारण, अधिकारियों के कारण ये सही तरीके से लागू नहीं हो पाई और ये व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक की नाकाम रही। इसके बाद हम बात करते हैं राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद तुगलक को जो सल्तनत प्राप्त हुई थी, उसमें लगभग संपूर्ण भारत का हिस्सा उनके पास था। तो अब इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए काफ़ी मशक्क़त उनको करनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक ने एक योजना और शुरू की, वह थी राजधानी परिवर्तन। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की राजधानी, जो तुर्क सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, अब मोहम्मद बिन तुगलक ने दूसरी राजधानी देवगिरी जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, उसको अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम दौलताबाद उसने रख दिया। अब मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी क्यों बनाई, इसको लेकर कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार देवगिरी की भौगोलिक और सामरिक स्थिति के कारण ही, चूंकि वह साम्राज्य के मध्य भाग में पड़ता था, इस कारण उसको अपनी राजधानी बनाया। इसी तरह से इब्न बतूता जो समकालीन इतिहासकार है, उसने एक अलग ही कारण बताया है। उनका मानना था कि जो दिल्ली की जनता है, वह मोहम्मद तुगलक को गालियां भरे खत उनके दरबार में फेंका करते थे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक उनसे काफ़ी चिढ़ा हुआ था और दिल्ली वासियों को दंड देने के लिए उसने ये काम किया था, यानी कि अपनी राजधानी परिवर्तन की और फिर दिल्ली वासियों को उसने दंड दिया। ये काम किसने बताया? इब्न बतूता ने। हालांकि जो पत्रों वाली जो कहानी है, उसकी पुष्टि बुल्जले है, जो अंग्रेज इतिहासकार है, उसने भी इसकी पुष्टि की है कि ऐसे पत्र उनको भिजवाए जाते थे। तीसरा एक कारण जो तारीख़ मुबारक शाही के लेखक है याहिया, उसने बताया कि दोआब में कर वृद्धि के कारण जो नुकसान हुआ था और वहाँ के जो किसानों ने उनको कर अदा नहीं किया था, उनको वह दंड देना चाहता था, इसलिए अपनी राजधानी में दौलताबाद ले गया। चौथा कारण भी बताया जाता है कि मंगोल आक्रमण और पंजाब आदि क्षेत्रों में मंगोल आक्रमण के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ, उससे निपटने के लिए उसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया। इसी तरह से इतिहासकार हबीबुल्लाह ने का मानना है कि दक्षिण भारत में जो मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण हो सके, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। छठा जो दो प्रमुख विद्वान हैं, छठा कारण के रूप में हम ले सकते हैं, डॉक्टर मेहंदी हसन और डॉक्टर निजामी। इन दोनों का ये मानना है
कि मोहम्मद तुगलक की एक नहीं बल्कि दो राजधानियाँ थी, दिल्ली भी राजधानी रही और दौलताबाद भी उनकी राजधानी रही। लेकिन इन सभी कारणों को मिलाकर इनमें से बहुत सारे कारण तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि वो कारण सही नहीं हो सकते, जैसे कि खतों के इब्न बतूता का जो खत वाला मैटर है वो, इसी तरह से दोआब में करवर्दी वाला मंगोल आक्रमण का भी हम सही नहीं मान सकते। तो सही संभावित कारण हो सकता है कि दक्षिण भारत जिसका अधिकांश भाग, जैसे मैंने शुरू में आपको कर दिया था कि दिल्ली सल्तनत उस समय काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, और इतने बड़े क्षेत्र में दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में रहने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपने नियंत्रण में क्या किया था, उसको लेने के लिए राजधानी हो सकता है दिल्ली वह ले गया हो। राजधानी कहाँ ले गया हो, दिल्ली से दौलताबाद ले गया हो। तो कारण ये हो सकता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और अपनी राजधानी वह दौलताबाद ले जा सकता है। अगला जो काम हुआ राजधानी और परिवर्तन तो उसने कर दी। अब ये योजना उसकी कैसे असफल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इतिहासकार बर्नी और इब्न बतूता दोनों ही बताते हैं कि राजधानी को वहाँ दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया गया और यहाँ से लगभग सभी लोगों को दिल्ली ले जाया गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि सभी दिल्ली वासियों को दौलताबाद नहीं ले जाया गया, केवल प्रमुख अधिकारियों, उनके सेवकों और जो प्रशासन के आला अधिकारी काम आने वाले लोग थे उन्हीं को ही दौलताबाद ले जाया गया। इस बात की पुष्टि डॉक्टर मेहंदी हसन और डॉक्टर निजामी भी करते हैं। लेकिन वहाँ जब लोग गए तो वहाँ ना तो उनका मन लगा, ना वहाँ पर व्यवस्थाएं सही हो पाई। अंत में मोहम्मद तुगलक को अपने लोगों को कहना पड़ा कि जिनको यहाँ दौलताबाद रुकना है वो दौलताबाद रुक जाइए और जिनको दिल्ली जाना वो दिल्ली चले जाइए। इस प्रकार से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन भी वाली योजना भी असफल ही रही मोहम्मद तुगलक की। अगली योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तकरीबन 1329-30 के आसपास इसने इस योजना की शुरुआत की होगी। योजना का सार ये है कि मोहम्मद तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर उन्हीं के मूल्यों के बराबर तांबे और पीतल के सिक्के चलाना शुरू कर दिया और कानूनी दर्जा देकर अब जो सोने और तांबे के जो सिक्के उस काल में चला करते थे वही मान्य सिक्के तांबे और पीतल के होंगे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी जैसे कि चीन के जो मंगोल सम्राट है कुबलाई खां, उसने भी कागज़ की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसी तरह से फारस के शाह थे गोई खतूम, उसने भी चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी हो सकता है कि उनसे प्रभावित हो, या हो सकता है उनके दिमाग की उपज, हो सकता है कि उन्होंने आगे की कुछ सोच रखी हो, और कई कारण इसके लिए हो सकते हैं कि उन्होंने ये योजना क्यों चलवाई। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के जब इतिहास को हम पढ़ते हैं, खासतौर पर मुद्रा शास्त्र के अंदर, इस मध्यकालीन सल्तनतकालीन मुद्रा शास्त्र के अंदर तो बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उनसे ये पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक सिक्का ये प्रचलन जो व्यवस्था है मुद्रा प्रचलन में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। उन्होंने कई बहुमूल्य सिक्के भी चलाए, सही डिजाइन में सिक्के भी बनाए, बहुमूल्य सिक्के भी बनवाए। उनका काफ़ी रुझान उनके ऊपर होता था कि मुद्राओं को एक व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। तो हो सकता है कि उन्हीं के आधार बनाकर उन्होंने ये की कोई योजना बनाई हो। अब योजना के क्या कारण हो सकते हैं उसको भी हम जान लेते हैं कि सांकेतिक मुद्रा चलाने के पीछे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने अलग अलग कारण दिए हैं। जैसे कि समकालीन जो इतिहासकार थे याहिया, बदायूनी, फरिश्ता, इन लोगों का मानना है कि राजकोष की कमी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसी तरह से कुछ विद्वानों का मानना है कि अकाल और तथा दोआब में जो करवृद्धि की गई थी उसके जो नुकसान हुए थे उसकी भरपाई करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए। इसी तरह से इतिहासकार बर्नी ने भी कुछ कहा है। उनके अनुसार सुल्तान संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था और इसके लिए उसको शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। अतः सेना का गुजर बसर हो सके इसके लिए अलाउद्दीन ने मोहम्मद तुगलक ने ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। और कुछ का यह मानना है कि मोहम्मद तुगलक को, क्योंकि
पढ़ा लिखा विद्वान था और अलग अलग टाइप का व्यक्ति था, तो उसको ये नए नए प्रयोग करने की आदत हो चुकी थी। उन्होंने एक प्रयोग के रूप में इसको शुरू किया होगा। परंतु एक विद्वान गार्डनर नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कुछ अलग ही बात कही है। हो सकता है कि उनकी बात में कुछ दम हो। उनका यह मानना है कि मोहम्मद तुगलक के समय भारत और दुनिया में चांदी की कमी होना शुरू हो गई थी। चांदी की कमी होना शुरू हो गई थी। इस वजह से मोहम्मद तुगलक ने ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया और तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के उसने चलाए। ये उनका मानना है, जो काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकता है। अब उन्होंने ये काम तो शुरू कर दिया था, कानूनी दर्जा देकर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उन्होंने शुरू करवा दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और तांबे और पीतल के सिक्के अपने यहाँ भी बनवा कर, चूँकि टकसाल की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, कोई लिखित कार्य नहीं था, तो लोगों ने अपने घरों में तांबे और पीतल के सिक्के बनाना शुरू कर दिया और उसको मार्केट में डालना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने भी इसका फ़ायदा उठाया, विदेशी व्यापारियों ने और भी फ़ायदा उठाया। विदेशी व्यापारियों ने क्या किया कि जो अपना माल है जब भारतीयों को बेचते थे तो उनसे सोने चांदी के सिक्के लिया करते थे, और खुद कोई माल खरीदते तो उससे उनको तांबे और पीतल के सिक्के दिया करते थे। इससे साम्राज्य में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः अंत में मोहम्मद तुगलक को अपनी इस योजना को त्यागना पड़ा और लोगों को कहना पड़ा कि जिनके पास भी तांबे और पीतल के सिक्के हैं वो राजकोष में जमा करा दे, उनके स्थान पर सोने चांदी के सिक्के वे ले ले। यहाँ पर भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। लोगों ने अपने जो इकट्ठा करे घरों में बना रहे थे, उन्होंने काफ़ी मात्रा में राजकोष में सिक्के जमा करवाए और वहाँ से काफ़ी धन दौलत इकट्ठा किया। इस प्रकार से सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था मोहम्मद तुगलक ने, वह भी असफल रहा। अगले कुछ योजनाओं के बारे में मैं आपको बता दूँ, कुछ अभियान या उनकी विदेश नीति भी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले हम खुरासान पर आक्रमण की योजना बात करते हैं। खुरासान पर आक्रमण की योजना। खुरासान का जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी ईरान का जो निचला स्तर है और अफगानिस्तान से लगती हुई बॉर्डर का जो हिस्सा है, आप नक्शे पर देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा, वो उस क्षेत्र को उस समय खुरासान बोलते हैं। प्राचीन समय में मध्यकाल में उस क्षेत्र को खुरासान बोलते हैं। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से जो ईरान की बॉर्डर टच में उस क्षेत्र को खुरासान हम बोल सकते हैं। यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो शासक था अबू सईद था। अबू सईद जो शासक था खुरासान का, वह काफ़ी अयोग्य विलासी प्रवृत्ति का शासक था। उनका एक जो संरक्षक था चौगान, उस चौगान की कन्या को पाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी, चौगान की। जब चौगान की हत्या हुई, चूँकि चौगान एक रेपुटेड पर्सन था खुरासान का, तो सारे साम्राज्य में विद्रोह फैल गया। हालांकि उस विद्रोह को अबू सईद ने बड़ी क्रूरता के साथ दबाया भी और वहाँ से बहुत सारे अधिकारी लोग भागकर मोहम्मद तुगलक के यहाँ आ गए। अब इन लोगों ने मोहम्मद तुगलक को उत्तेजित किया कि आप खुरासान पर आक्रमण कीजिए, वहाँ से आपको ये फ़ायदा होगा, बहुत कुछ जानकारी उनको दी। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उनका बात मानकर एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली, लगभग 3 लाख पौने 4 लाख के आसपास, 3,17,000 पौने 4 लाख के आसपास उसने सेना इकट्ठी कर ली। उनको 1 साल का वेतन भी अग्रिम रूप से दे दिया। परंतु इस समय मौसम संबंधी जो प्रॉब्लम है, जलवायु संबंधी, वो उनको काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि बर्फीला इलाका था। यहाँ से जो सेना को अभियान करना था, बर्फीले इलाके से गुजरना था, वहाँ पर सेना रुक नहीं सकती थी। इसके अतिरिक्त खुरासान में भी थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन हो गया। अतः मोहम्मद तुगलक की योजना भी असफल रही। मोहम्मद तुगलक की योजना, खुरासान राज्य पर आक्रमण की योजना भी असफल हो गई। इसके बाद हम बात कर सकते हैं नगरकोट की विजय। लगभग 1737 में इसने विजय करवाई, नगरकोट की विजय। ये मोहम्मद तुगलक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से एक मानी जाएगी, नगरकोट की विजय। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। नगरकोट का जो दुर्ग था, जो राज्य था, वह कांगड़ा जिले में स्थित था और पथरीला इलाका था। वहाँ पर जीतना हर किसी के बस की बात नहीं थी। गजनवियों के समय से ही लेकर यहाँ पर चाहे महमूद गजनवी और उसके बाद जो भी रहा मुस्लिम शासक, उसने काफ़ी कोशिशें की इसको जीतने की, लेकिन वह असफल रहे। अतः मोहम्मद तुगलक ने 1737 में अपनी सेना के साथ लगभग 1 लाख के आसपास सेना के साथ नगर के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी।
नगर के दुर्ग पे जो वहाँ का शासक था उसने सेना का बखूबी सामना किया। अंत में उसको पराजय का सामना करना पड़ा और मोहम्मद तुगलक ने नगर कोट को जीत लिया। इस प्रकार से नगर दुर्ग की विजय मोहम्मद तुगलक की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण अभियान था उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, कराची पर आक्रमण, कराची या कराचल भी बोलते हैं का अभियान। हिमालय की तराई में स्थित कराची या कराचल का क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मोहम्मद तुगलक ने वहाँ पर क्यों आक्रमण किया, इसको लेकर अलग अलग बातें बताई जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कराची के राज्य ने, जो कराची का जो बर्फीला राज्य था, पहाड़ी इलाका था, उस राज्य में मोहम्मद तुगलक के जो विद्रोही लोग थे उनको काफ़ी शरण दे रखी थी। अतः मोहम्मद तुगलक ने उसका सामना करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए कराची राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, मतलब काफ़ी महीनों तक संघर्ष भी चला और इसमें क्योंकि मौसम की मार के कारण तुर्क सेना को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। अंत में इस अभियान को बीच में ही छोड़कर मोहम्मद तुगलक को आना पड़ा, क्योंकि इस बार पथरीले इलाकों पर तुर्क सेना का रुकना काफ़ी दुश्वार हो रहा था। इसलिए मोहम्मद तुगलक का ये अभियान भी पूरी तरह से असफल हुआ। इसके अतिरिक्त उसके ने बताया जाता है कि राजस्थान में भी चित्तौड़ के दुर्ग पर, राजस्थान के चित्तौड़ पर मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था। राजस्थानी गाथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, परंतु चित्तौड़ के शासक से वो पराजित हुआ और उसके बदले में उसको अजमेर, आगरा, अजमेर, रणथंभौर आदि के क्षेत्र, अजमेर, रणथंभौर, नागौर आदि के क्षेत्र चित्तौड़ के शासकों को देने पड़े। परंतु इसका जो उल्लेख है वह परवर्ती और तत्कालीन जो फारसी इतिहासकार है और परवर्ती फारसी इतिहासकार, उन्होंने इसका कहीं उल्लेख भी नहीं किया है। जबकि कर्नल टॉड, अर्स्काइन, डॉक्टर ओझा जैसे विद्वानों ने माना है कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और यहाँ मोहम्मद तुगलक पराजित भी हुआ था। परंतु आधुनिक इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर मेहंदी हसन ने इस अभियान को सही नहीं माना है। उनका मानना है कि ना तो तत्कालीन ही और ना परवर्ती इतिहासकारों ने इसका कोई उल्लेख किया है। तो ये केवल हो सकता है कि सही भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकते इस बारे में हम। तो इसके बारे में ये है। इस तरह से एक और हम बात कर लेते हैं चीन के साथ संबंध। अच्छा, मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से इसने चीन के साथ संबंध स्थापित किया। बताया जाता है कि 1341 ईस्वी में जो चीन का शासक था तोगन तिमूर, उसने अपने एक राजदूत मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भिजवाया था। बदले में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना एक राजदूत इब्न बतूता के रूप में 1342 में चीन के दरबार में भिजाया। वहाँ वो तकरीबन 4-5 वर्ष रहा और वहाँ पर दोनों के मध्य एक तरह से राजदूत वाला संबंध स्थापित किया। इससे पहले तुर्क सुल्तानों में ये व्यवस्था देखने को हमें नहीं मिलती है। एक बात और मैं क्लियर कर दूँ आपको, मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा अलग प्रवृत्ति का सुल्तान था और इसके समय में दिल्ली सल्तनत का जो विभाजन हुआ इससे पहले देखने को हमें नहीं मिलता और ना इसके बाद देखने को इतना मिलता है। हुआ क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सबसे बड़ा साम्राज्य भी था और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी इसी के समय हुआ। 2 प्रमुख राज्य, हालांकि कई विद्रोह बताए जाते हैं कि उत्तर दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में कई विद्रोह हैं, कई स्वतंत्र राज्य बने। 2 प्रमुख राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय बने, विजयनगर का राज्य और भेमनी राज्य। विजयनगर और भेमनी, 2 दक्षिण भारत में 2 राज्य, 2 प्रमुख राज्यों का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुआ था। 1336 में और 1347 के आसपास इन 2 राज्यों का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। सबसे ज़्यादा विद्रोह भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। आइए अब थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र और इसके व्यक्तित्व पर थोड़ा सा मूल्यांकन, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रखर बुद्धि वाला व्यक्तित्व, विद्वान था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। किसी ने इनको, अब इसमें रक्त का पिपासु क्रूर व्यक्ति का है, किसी ने इसको पागलपन का गुण भी बताया, किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात इसमें रखी है। प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति था, काफ़ी ज्ञाता भी था, जिसके बारे में उल्लेख हो। इसने कई योजनाएं की, हालांकि वो योजनाएं सफल नहीं हुई। अगर वो योजनाएं सफल हो जाती तो दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक मोहम्मद बिन तुगलक हो सकता था। इसी तरह से ये काफ़ी दानशील भी था, दयालु भी था। बहुत सारे
समकालीन इतिहासकारों ने और ने उल्लेख किया है कि दानशीलता के मामले में मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी उदार था। इन्होंने काफ़ी अमीरों को, उलेमाओं को और अन्य व्यक्तियों को, गरीब लोगों को काफ़ी सहायता भी प्रदान की थी, जैसे कि तकावी ऋण किसानों को भी आदि इसने काफ़ी ऋण आदि उपलब्ध कराए थे। इसके अतिरिक्त ये सुरा सुंदरियों, भोग विलास, भ्रष्टाचार आदि से दूर था। अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करने वाला था। 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। इसके अतिरिक्त ये धार्मिक, मैंने पहले बताया कि धार्मिक मामलों को, राजनीतिक मामलों को दोनों अलग अलग ये रखता था। इसी तरह से न्यायप्रिय शासक था। जैसे कि न्यायप्रिय का आपको बताया कि उलेमाओं का जो न्याय प्रशासन का अधिकार था उसको इन्होंने कम कर दिया। हिंदू लोगों को भी इसने न्याय के पद पर भी नियुक्त किया, अन्य पदों पर भी नियुक्त किया। न्याय के समय बराबर ध्यान रखता था, किसी जातीय धर्म को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व नहीं देता था कि किस जातीय धर्म का है। न्याय के मामले में बराबर कार्य किया करता था। सैनिक पराक्रम और रणकुशल योद्धा तो था ही। अपने पहले के सुल्तान नहीं बनने से पहले भी इसने अपने रणकुशल योद्धा का, सैनिक पराक्रम का परिचय दिया। सुल्तान बनने के बाद भी इसने यही काम किया। इसी तरह से इसके चरित्र और व्यक्तित्व को लेकर बर्नी और इब्न बतूता दोनों ने अलग अलग मतलब अपनी अपनी बातें भी रखी है। उनका मानना था कि काफ़ी क्रूर था, सजा देने में काफ़ी क्रूरता बरता करता था। एल्फिस्टन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश भी विद्यमान थे, क्योंकि अब उसने ऐसा क्यों कहा, ये एल्फिस्टन का अपने विचार हो सकते हैं। इसी तरह से स्मिथ और ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने भी इनको सुल्तान में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण बताया है। यानी कि सुल्तान करना क्या चाहता था, हो क्या जाता था। कभी ये काम को विरोधी गुणों का अच्छा भी करने की सोचता था, लेकिन हो बुरा जाता था। इसी तरह कभी अच्छा काम भी कर देता था, कभी बुरा काम भी कर देता था। तो ये विरोधी गुणों का इसमें सम्मिश्रण था। फिर भी कह सकते हैं कि अपने 25-26 साल के जो सल्तनत कालीन में इसका जो काल रहा है सुल्तान के रूप में, उसमें काफ़ी उसने उपलब्धियाँ प्राप्त की। इसके समय में दिल्ली सल्तनत का बंटवारा भी हुआ, विभाजन भी हुआ, कई राज्य बने भी। इसके अतिरिक्त कई योजनाएं भी उन्होंने लागू की। हो सकता है कि वे सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन सफल हो जाती तो और भी हो सकता है कि इतिहास में इनका अलग ही महत्व रहता। तो आज के लिए इतना ही।